आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें से बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और जी.वी.के. राय समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति या सिंघवी समिति और थुंगन समिति, गडगिल समिति के बारे में पढ़ाया था पिछली क्लास में। आज उसके आगे बताएंगे आप लोगों को। तो लिख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था। राज व्यवस्था तो हमारा जो है संविधान में पंचायतों का जो है किस अनुसूची में उल्लेख है, तो पंचायतों को संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में राज सूची की प्रविष्ट 5 का विषय बनाया गया है। इसको जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची है उसके प्रविष्ट 5 का विषय बनाया गया है या प्रविष्ट 5 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों का विषय माना गया है। तो जो पंचायतें हैं किसका विषय है, राज्यों का विषय है। इस प्रकार पंचायत सरकार का विषय है और राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन और चुनाव कराने का अधिकार किसका है, राज्यों का है। तो लिख लेते हैं पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची, पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 में उल्लेख किया गया है। प्रविष्ट 5 में उल्लेख किया गया है, विषय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का जो है विषय माना गया है, जिसमें प्रविष्ट 5 में इसका उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार पंचायत राज सरकार का विषय है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार का विषय है। किसका विषय है, राज्य सरकार का। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार, इसके गठन
तथा चुनाव कराने का अधिकार, इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यों को। राज्यों को है। तो पंचायतों का गठन और चुनाव कौन करवाता है? राज्य करवाते हैं। अब जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में पढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9, संविधान के जो भाग हैं उसमें भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक, जो अनुच्छेद है 243 उसमें का से अड़ा तक, तथा अनुसूची 11 जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, अनुसूची 11 में जोड़े गए थे। तो भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो लिख लेते हैं 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 के द्वारा भाग 9 अनुच्छेद भाग 9 अनुच्छेद 243 कहाँ से? का से अड़ा तक। 243 अनुच्छेद का से अड़ा तक तथा अनुसूची 11 कितने विषय हैं? 29 विषय जोड़े गए। तो इन दोनों को, भाग 9 को और अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा अब इसमें क्या क्या बताया गया? तो पहला है पॉइंट, जो पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का इसमें प्रावधान किया जाता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा, इससे पहले 64वां संविधान संशोधन 1989 आता है। कौन सा? 64वां संविधान संशोधन 1989। राजीव गांधी जो है की सरकार में, उनका जब कार्यकाल था 1984 से 89 तक, तो उन्हीं के बीच में, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये आया था 64वां संविधान संशोधन। तो सरकार ने पंचायत राज प्रणाली में सुधार हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका, इसलिए हमने उसको लिखाया नहीं। तो लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो इसके पहले। चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन राजीव गांधी कार्यकाल इनका था 1984, संशोधन 1989 यहाँ लिख लो फिर से। 1989 राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया, परंतु यह पारित नहीं हो सका। लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन
यह पारित नहीं हो सका। तो इसके ऊपर लिखवा दिया इसको 64वां संविधान संशोधन। ये संशोधन सुधार के रूप में लाए थे, लेकिन ये जब पारित नहीं हो सका तो उसके बाद आया 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक तथा अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय हैं। पूछा गया है अनुसूची 11 में कितने विषय हैं। तो इसके द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिसमें प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। अगर भंग हो तो 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन करवाना अनिवार्य था और राज्य की संचित निधि से अनुदान दिया जाना था। तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992। तो लिख लेते हैं। इसके द्वारा पंचायती राज, इसके द्वारा यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। कौन सा था? इसमें पहले ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर कौन था? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और उसके बाद तुम्हारा प्रखंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिले स्तर पर जिला परिषद। इसमें प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था। दूसरा क्या था? पंचायती राज संस्थानों के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण। तो पंचायती राज संस्थानों में प्रत्येक स्तर पर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। और फिर अगला है तीसरा, कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन, पाँच वर्ष से पहले भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव। तो अगर पंचायत 5 वर्ष से पहले भंग हो रही है तो 6 माह के भीतर उनका चुनाव करवाना। अगला है राज्य की संचित निधि से अनुदान। तो अनुदान किससे मिलता है? राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि
दो निधियाँ होती हैं, संचित निधि होती है और अकस्मात निधि। तो राज्य की संचित निधि से अनुदान अब उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? कर्नाटक। लिख लेते हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। तो जब ये संशोधन हो गया तो पूछा गया है कि पहला जो है राज्य कौन था संशोधन के बाद जो है लागू किया 73वें संविधान संशोधन के बाद? तो कर्नाटक था। अब उसके बाद 74वां संविधान संशोधन आता है। तो 74वां संविधान संशोधन हमारा नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अब देख लेते हैं कि अप्रभावी निष्पादन के कारण पंचायतें अपना ठीक से काम क्यों नहीं कर पाती हो, कुछ कारण भी बताते हैं। तो पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव, पहला है पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव। पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव। अप्रभावी निष्पादन मतलब पंचायतों का ठीक से काम ना कर पाना। तो इसमें है पहला है पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव, क्योंकि जो पंचायतें हैं हमारी उनको पर्याप्त रूप से पावर या शक्ति उतनी नहीं दी गई है। उनको दूसरे कुछ राज्यों में उनको अधीनस्थ रखा गया है, यानी अगर कोई भी फंड या कुछ आता है या कोई योजना है तो आपको ऊपर से अधिकारियों से उसको पास करवाना पड़ेगा। फिर है नौकरशाही की अत्यधिक नियंत्रण। दूसरा है नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण। चूँकि पंचायतों के ऊपर नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण है तो इसलिए वो अपना ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। जैसे नौकरशाही में आप गांव के स्तर पर देखा होगा कि जो योजनाएं आती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से या राज्य की, उनको डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है अधिकारियों के माध्यम से। उसमें पंचायतों का कम हस्तक्षेप होता है और उनको अगर कुछ काम करवाना भी होता है तो उनको ऊपर से परमिशन लेनी होती है। तीसरा है फंडों की प्रकृति। अब जब जो फंड जारी होते हैं, क्योंकि जो पंचायतें होती हैं उनके सभी क्षेत्र समान नहीं होते हैं, तो जब उनको फंड जारी होता है तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग फंड जारी होता है, जिससे उनको विकास करने में असुविधा होती है। तो फंडों की प्रगति के ऊपर भी वजह से भी वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है। भाई अब पैसा है, जहाँ पे जो ज़रूरत है उसको करना है, लेकिन आया आपको 1 लाख रुपए जल पे खर्चा करना है, 1 लाख रुपए जल पे यानी तालाबों को सही करना है, आपकी प्राथमिकता है रोडों की सही करना, उसका फंड कम है, तो इससे फंडों की प्रगति के ऊपर भी उनका विकास रुक जाता है। सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता। चौथा है सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता। अब जब पंचायतों को सरकार की तरफ से
आप सुने होंगे पंचायत ग्राम प्रधान से आप जब कुछ कहे होंगे तो कहा होगा अभी फंड ही नहीं है। तो चूँकि सरकारी निधि पर ही वो पंचायतें डिपेंड रहती हैं, उनका खुद से टैक्स कलेक्शन छोटे छोटे बाज़ार और उन पर वसूलती हैं, लेकिन जो है उसका भी आगे कारण देंगे। तो सरकारी निधि पर अत्यधिक उनकी निर्भरता है, अपना स्वैच्छिक वाला जो है नहीं कलेक्शन है उनके पास निधि का। अगला है 5वां, वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। वित्तीय अधिकार जो उनके थोड़ा बहुत वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। तो देखो जो वित्तीय अधिकार उनको थोड़े बहुत दिए गए हैं टैक्स वसूलने का, लगाने का, तो उसका कारण देते हैं कि हम उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, ग्राम प्रधान है, कोई टैक्स लगाया है, अब वो जब वो आपके लोगों के बीच रहता है तो आप अपनी परिस्थिति बताए वो आपसे कैसे वसूल ले। तो उसका एक कारण ये भी देते हैं कि हम उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं और जिससे उनसे टैक्स हम नहीं वसूल सकते हैं। तो ये वित्तीय जो अधिकार उनको मिले भी हैं उनको प्रयोग करने की उनको अनिच्छा, मतलब वो प्रयोग करना चाहते ही नहीं है, इसलिए पंचायतें अपना ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ग्राम सभा की स्थिति, ग्राम सभा की स्थिति, अच्छा पहले, अब तो थोड़े बहुत बन गए हैं, नहीं तो पहले ग्राम प्रधान अपने घर ही से पूरा सारा जो है देखता था, जो भी चीज़ें करना होता था तो अपने घर पे ही बैठ के करता था। उनके लिए कोई स्पेशल भवन वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हों, कोई नीतियाँ निर्माण, कुछ ऐसा नहीं था कहाँ पे क्या करना है। जो प्रधान आया फंड, जहाँ पे 4 लोग कहे उनके जानने वाले, उसको करवा दिया, और जो उसकी समझ में आया उसको करवा दिया। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है ग्राम पंचायतें जो अपना ठीक से काम नहीं कर पाती, ग्राम सभा की स्थिति नहीं ठीक। तो ये कुछ कारण हो गए ग्राम पंचायतों के ठीक से काम कर पाने पर। जितनी इच्छा जो है, जितनी उम्मीद की गई थी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको लागू करने की, उतना उम्मीद से काम नहीं कर पा रही हैं। तो अगले क्लास में आप लोगों को नगर पालिका के बारे में पढ़ाएंगे।